हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे थे, जिसमें हमने प्रिंटिंग इन द लाइन देखा कि कैसे हम कुछ भी कंसोल पे प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था प्रिंट एलन फंक्शन का। सो अब इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि सपोज़, तो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं अपना जे शेल लॉन्च कर लेता हूँ। अब अगर मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना है, जैसे कि प्रीवियसली हमने क्या करा था, system.out.println, और अगर हमको कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमको सपोज कोई एक टेबल प्रिंट करवानी है, तो मुझे करना है 2 × 4 = 8। तो अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसकी वैल्यू को मुझे हार्ड कोड करना पड़ रहा है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 2 × 4 लिखूँ और यहाँ पे मैं 8 की जगह लिख दूँ 2 × 4 और वो अपने आप कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पे वैल्यू दे दे। तो उसको करने के लिए हमें प्रिंट एलन की जगह किसी दूसरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और उस दूसरे फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। तो हम देखते हैं अब वो कैसे कर सकते हैं हम। system.out.println। तो मैं सेम चीज़ करता हूँ फिर से एक बार। मैं अभी भी हार्ड कोड ही लिखूंगा, वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो अभी भी मैं एक बार हार्ड कोड कर रहा हूँ। हम देखते हैं प्रिंट एलन की जगह अब मैं अगर प्रिंट एफ लगाऊँ तो क्या डिफरेंस मिलेगा। तो मैंने लगा दिया प्रिंट एफ। सो अब देखते हैं, मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा, सो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट तो कुछ वैसा ही मिला है, 2 × 4 = 8। बट उसके बाद मुझे कुछ और चीज़ भी मिल गई है, जैसे कि $2 java.io प्रिंट स्ट्रीम। ओके, सो ये कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो अभी के लिए हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि हमने सेम अपना काम जो हम पहले कर रहे थे वो हमने प्रिंट एफ से भी कर लिया। सो अगर हमको एग्जैक्ट पहले जैसा आउटपुट चाहिए हो, ये पीछे का जो वैल्यू वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल डॉट प्रिंट एलन भी लगा दूंगा एक, और अब फिर मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे सेम टू सेम आउटपुट पहले जैसा मिल गया। ठीक है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, प्रिंट एलन से जब हम प्रिंट कर सकते थे तो हम प्रिंट एफ को क्यों सीख रहे हैं, वो अभी आपको जल्दी पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, अब हमें इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए, जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे 8 को हार्ड कोड नहीं करके मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करूँगा। सो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम। सो बेसिकली मुझे चाहिए 2 × 4, सो कॉमा लगा के मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा 2 × 4। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अब मुझे 2 × 4 तो एज इट इज़ चाहिए, बट 8 की जगह मुझे चाहिए कि ये वैल्यू कैलकुलेट करे। बट अभी अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये मुझे एरर देगा। आप देख सकते हैं एरर नहीं भी देगा, तो ये सिंपली मुझे कुछ वैल्यू कैलकुलेट नहीं करके देगा 2 × 4 की। बट मुझे चाहिए कि यहाँ पे = के बाद में मुझे आंसर भी मिले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर्स का यूज़ करूँगा। सो प्रोग्रामिंग में अगर आपने सी लैंग्वेज पहले से पढ़ी है तो आपको पता होगा मॉडिफायर्स क्या है, और अगर आपको नहीं पता है तो मॉडिफायर्स का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे %d लगा दूँ तो ये मॉडिफाई होता है हमारे इंटीजर के लिए। सो इसका मतलब हम इसको यह बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई इंटीजर की वैल्यू आएगी, बट हमें अभी नहीं पता है वो क्या आएगी, बट हम कॉमा के बाद जो भी एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे आंसर मिल गया है 2 × 4 = 8। तो ये होता है मॉडिफायर का काम। अब सिंपली मॉडिफायर सिर्फ इंटीजर के लिए ही नहीं होते, मॉडिफायर अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई स्ट्रिंग के लिए भी मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे एक स्ट्रिंग का मॉडिफायर। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ %s, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे, तो अगर मैंने स्ट्रिंग का मॉडिफायर दिया है तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 × 4 की जगह कुछ स्ट्रिंग दे दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि राहुल। तो अब मैं जब इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 × 4 = राहुल। वैसे कुछ सेंस नहीं बनता है इसका, बट इससे आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर हमको कंप्लीट स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़, और फिर मैंने %s लगा के राहुल लिख दिया। तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कंप्लीट स्टेटमेंट मिल गया है। सो इसी तरह से एक और मॉडिफायर होता है, जैसे कि अगर हमको कभी कुछ पॉइंट वाले डिजिट्स करवाने हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाले, तो उसके लिए हमको फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट के लिए हमको वो वाला मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए होता है %f। सो अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ %f और मैं यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट दे दूँ तो वो मेरी प्रिंट कर देगा। सो आप देख सकते हैं ये मेरी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डिजिट्स आ गई है, उसके डेसिमल के बाद भी काफ़ी सारे वैल्यूज़ आ गए हैं। सो ये होता है कंसेप्ट मॉडिफायर्स का। सो गाइज, अभी हमने अपनी 3 अलग अलग
मॉडिफायर्स देखें, एक था स्ट्रिंग के लिए, एक इंटीजर के लिए और एक फ्लोट के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम इन तीनों मॉडिफायर्स का यूज़ करेंगे। सो इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इनको कॉमन स्टेटमेंट्स में या स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन प्रिंट करता हूँ, system.out.println, एलन नहीं लगाना है, हमें प्रिंट एफ लगाना है, हम देख चुके हैं क्यों। सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, यहाँ पे अब मुझे हार्ड कोड नहीं करना है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्ट्रिंग मॉडिफायर। अब इसके आगे मैं लिखूंगा एंड माई रोल नंबर इज, अब रोल नंबर भी मुझे हार्ड कोड नहीं करना है, इसलिए मैं रोल नंबर हमारा हमेशा इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए मैं उसके लिए %d ले रहा हूँ। एंड माई परसेंटेज इज, और परसेंटेज हमें पता है डेसिमल वैल्यूज़ में होती है, तो इसके लिए मैं क्या ले लूँगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं %f। सो हमारा ये वाला मॉडिफायर भी हो गया। सो अब ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो गया है। मैं इसको इन्वर्टेड कोट्स क्लोज कर देता हूँ, अपनी वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है। सो अपनी वैल्यूज़ किस टाइप से दे देंगे, सबसे पहले हमने %s लिखा है तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं अपना पहले सबसे नेम दे देता हूँ, माई नेम इज़ राहुल आ जाएगा। एंड माई रोल नंबर इज़ के बाद मुझे एक %d, मतलब मुझे एक देनी है इंटीजर वैल्यू, तो मैं वापस कॉमा लगा के एक %d वाली वैल्यू दूंगा जो कि है मेरा रोल नंबर। सो उसके लिए मैं दे देता हूँ कुछ भी रोल नंबर, जैसे कि 38। अब मैंने अपना रोल नंबर भी दे दिया। तीसरा हमारे पास मॉडिफायर था %f, तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे क्या दूंगा, एक डेसिमल टाइप का। सो मैं परसेंटेज दे देता हूँ, जैसे कि 95.52, इस टाइप से मैंने एक दे दिया अपना परसेंटेज। अब मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करके एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे कंप्लीट स्टेटमेंट मिल गया। ओके, थोड़ा सा पीछे से प्रिंट स्ट्रीम आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे प्रिंट एलन लगा देंगे ताकि हमको क्लियरली विजिबल हो। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन लगा के एंटर करा, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे क्या मिला आउटपुट में, माई नेम इज़ राहुल एंड माई रोल नंबर इज़ 38 एंड माई परसेंटेज इज़ 95.52000। सो इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या करा कि तीनों मॉडिफायर्स को एक ही सिंगल स्टेटमेंट में यूज़ किया। सो गाइज अभी हमने देखा कि हम कैसे डिफरेंट मॉडिफायर्स एक ही स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा था, हमने एक ही स्टेटमेंट में डिफरेंट मॉडिफायर्स को लगाया था। तो आपने देख सकते हैं कि हमारे पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ गया था, माई नेम इज़ राहुल जो कि है स्ट्रिंग टाइप का, और माई रोल नंबर इज़ 38 जो कि है इंटीजर टाइप का, 38 वैल्यू इंटीजर है। एंड माई परसेंटेज इज़ 95.524 टाइम्स 0, तो जो है हमारा फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू। तो हमने क्या करा, डिफरेंट मॉडिफायर्स को एक ही स्टेटमेंट में रख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना कि वेरिएबल्स क्या होता है। सो वेरिएबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट करी है तो वैसे तो काफ़ी ईजी है, बट अगर आपने स्टार्ट ही करी है तो आपको पता नहीं होगा वेरिएबल्स क्या है। सो हम उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्टली वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक यूज़ केस दिखाना चाहूँगा कि वेरिएबल्स का यूज़ क्या है, मतलब क्यों हम हार्ड कोड वैल्यू ही क्यों नहीं कर सकते, या फिर क्यों हम मॉडिफायर्स के थ्रू ही क्या ज़रूरत है हमको वेरिएबल्स की। सो सबसे पहले अगर आप देखो तो मैंने आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। सो system.out.println मैंने लिखा है, फिर यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट करा है, हेलो आई एम राहुल इज़ लर्निंग जावा, द रोल नंबर ऑफ राहुल इज़ 38, द परसेंटेज ऑफ राहुल इज़ 95.5। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी भी मैंने क्या करा है कि सारी वैल्यूज़ हार्ड कोड करी है, मैंने मॉडिफायर्स का यूज़ नहीं किया है इस स्टेटमेंट में। सो आप देख सकते हैं मुझे ये आउटपुट मिल गया। तो इसके लिए हमने क्या देखा था कि अगर हमको इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट बार मैंने क्या करा है, मैंने मॉडिफायर्स का यूज़ करके परसेंटेज लगा दिया जहाँ पे भी राहुल था, और वहाँ पे मैं उसके बाद कॉमा के बाद मैंने जितनी बार भी राहुल था उतनी बार मैंने राहुल लिख दिया है। कॉमा के बाद 4 टाइम्स राहुल था इस स्टेटमेंट में, तो मैंने वो लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा यूज़ केस क्या है, सपोज मुझे अब सेम स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, बट मुझे राहुल की जगह कुछ और करना है, जैसे कि रोहन। तो मुझे अब यहाँ पे रोहन नेम प्रिंट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, चारों को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा और फिर मुझे रोहन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। अब जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा कोड बेस बहुत ज़्यादा होता है, हमने बहुत 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा होता है। अब उस पूरे कोड में जहाँ पे भी मुझे राहुल है वहाँ पे जाके रोहन करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि मैं स्टार्टिंग में ही एक वेरिएबल या कुछ
एक ऐसा वेरिएबल बना दूं जिसका नाम हो नेम और उसकी वैल्यू हो राहुल। सो जहाँ पे भी मैं नेम लिखूं वहाँ पे आ जाए राहुल, और जब भी मुझे राहुल को चेंज करना हो रोहन से, तो मैं क्या करूँ, उस नेम की वैल्यू को चेंज कर दूँ रोहन स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे भी राहुल है वहाँ पे रोहन हो जाएगा। सो ये एक एडवांटेज है वेरिएबल का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करने की बजाय क्या करेंगे, एक ही बार डिफाइन कर देंगे या डिक्लेयर कर देंगे स्टार्टिंग में, और फिर उसको अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं लर्न करना कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। अगर अभी आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे जाके आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। सो गाइस, वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं कंटेनर्स डेटा को स्टोर करने के लिए। सो वेरिएबल्स को आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हम अपना कुछ भी सामान होता है किसी को बॉक्स में डाल के रखते हैं। सो वेरिएबल्स उसी तरह डेटा के लिए एक बॉक्स का काम करते हैं, कंटेनर का काम करते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो जावा में अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड बूलियन। अब ये क्या होते हैं हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना जे शेल में चले जाता हूँ। तो मैं जे शेल लॉन्च कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज़ का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब उसको कैसे लिखना है उसका एक तरीका होता है। सो जो वेरिएबल है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ एक एक चीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहले टाइप मतलब डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के बारे में हम थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो टाइप मतलब डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। सो हर वेरिएबल का एक नेम होता है और उसकी क्या वैल्यू है। सो अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। सो एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, सो अभी के लिए मैं एंटर करता हूं। सो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, सपोज जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, मुझे अपना नाम बार बार लिखना पड़ रहा था। उसकी जगह मैं क्या कर सकता था, एक नेम का वेरिएबल बना सकता था और उसके अंदर एक बार मैं अपनी वैल्यू डिफाइन कर देता नेम की। सो मैं इसी टाइप से एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। सो नेम हमेशा मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग टाइप का होता है। सो मैं यहाँ पे उसका टाइप ले लूंगा स्ट्रिंग। हमारा वेरिएबल का नाम हो गया नेम। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट इज नॉट एन इश्यू। और यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू है, अब क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज है तो हमने पहले ही देखा था स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट्स में रखते हैं, इसलिए मैं डबल कोट्स लगा के यहाँ पे राहुल लिख देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक वेरिएबल नेम डिफाइन हो गया है और उसकी वैल्यू है राहुल। तो अब ये देखो यहाँ पे मुझे इसने वैल्यू भी दे दी है, नेम इक्वल्स राहुल करके। अब मैं सिस्टम डॉट आउट अगर मैं प्रिंट करवाता हूं एक सेंटेंस इस टाइप से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, माय नेम इज। अब हमने देखा था प्रिंट एलन में हम मॉडिफाई नहीं लगा सकते, तो मैं इसको प्रिंट एफ कर देता हूं, माय नेम इज। और स्ट्रिंग टाइप का हमारा मॉडिफायर था %s। अगर आपको इस चीज में कुछ भी कंफ्यूजन है, आप वीडियो को बैक करके वापस रिवॉच कर सकते हैं, या आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। माय नेम इज %s। अब मैं यहाँ पे अपना नेम लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा वेरिएबल का नेम है, राइट। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब राहुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही अपना राहुल जो है इसके अंदर वेरिएबल नेम के अंदर डिफाइन कर दिया है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब नेम लिखूंगा तो ये कंसीडर कर लेगा राहुल को। मैं डॉट प्रिंट एलन भी लगा देता हूं ताकि एक्स्ट्रा की लाइन हमें ना दिखे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने करेक्टली ले लिया है, माय नेम इज राहुल। अब सपोज मैं नेम की वैल्यू चेंज कर देता हूं, मैं राहुल की जगह रोहन कर देता हूं और एंटर कर देता हूं। अब मैं सेम स्टेटमेंट जब लिखूंगा पहले वाला, तो मुझे ये लिखाएगा माय नेम इज रोहन। सो आप इसका यूज केस समझ गए होंगे कि अगर हमको पूरे प्रोग्राम में अब अलग अलग जगह बार बार चेंजेस नहीं करना है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और सिर्फ उसी को हमको चेंज करना होगा, और बाकी पूरे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे। सो गाइस, जैसे हमने देखा कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके, वैसे ही हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, या एक फ्लोट टाइप का, या कैरेक्टर टाइप का, या बूलियन टाइप का। सो हम क्रिएट करके देखते हैं अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स। तो सपोज मुझे कभी एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल में, तो मैं क्या कर सकता हूं, इंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे num1 इक्वल्स 5 सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है कि num1 जो वेरिएबल है उसके अंदर मेरे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है। मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं num1 के अंदर मेरी ये है। सपोज अब मुझे कुछ कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर मतलब कोई भी अल्फाबेट सिंपल स्टोर करना है। सो मैं क्या करूंगा, कैर टाइप का मैंने ले लिया, मैं कैर का कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये अल्फाबेट
नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप नेम मीनिंगफुल रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बहुत लोग नेम्स को ABCDE ये रखते हैं या फिर IJK। सो ये कन्वीनियंट तो रहता है उस टाइम के लिए, बट एट द लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कोड को रीड करते हैं तो आपको बहुत टफ पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है, ये इसका पर्पस क्या था इस वेरिएबल को डिफाइन करने का। इसलिए जितना मीनिंगफुल नेम रहेगा उतना बेनिफिशियल रहेगा। सो कैरेक्टर अल्फाबेट इक्वल्स, अब हम कभी भी कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे B अगर लिख देता हूं तो मेक श्योर कि आपको ये याद रहे कि हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं और कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं अल्फाबेट में ये वैल्यू आ गई है। और अब हम एक और टाइप का देख लेते हैं, जैसे कि बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। सो बूलियन, तो बूलियन के लिए मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूं वैल्यू इक्वल्स ट्रू लिख लेता हूं मैं, और जब मैं इसको एंटर करूंगा सो बूलियन के लिए आई गेस बूलियन पूरा लिखना पड़ेगा। लेट्स ट्राई इट आउट। सो ओके, बूलियन के लिए बूल लिख के नहीं चलेगा, बूलियन पूरा लिखना पड़ेगा आपको। सो गाइज अभी तक हमने जो देखा उसके बेसिस पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है, सिंपल टास्क है छोटा सा। हमको एक क्या करना है, अभी हमने क्या देखा कि कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उनको वैल्यूज असाइन करते हैं। सो आपको सेम ही चीज करनी है, आपको एक वेरिएबल बनाना है num2। मैंने num1 बनाया था पहले, आपको बनाना है num2। उसका टाइप होना चाहिए इंटीजर और उसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है 10। ठीक है, ये करने के बाद आपको उसकी वैल्यू प्रिंट भी करवानी है। प्रिंट कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल system.out.println से। ठीक है, तो आपको इतना करना है। ठीक है, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड, और अगर आपको कुछ डाउट है तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला था मुझे क्रिएट करना है एक इंट टाइप का वेरिएबल। सो मैं इसका टाइप लूंगा इंट। अब मैंने उसका नेम बोला था num2, सो मैंने ले लिया num2। अब इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 10। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो कोई इन्वर्टेड कोट्स या कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल। तो हमने क्या करा, इसको num2 को वैल्यू असाइन कर दी है 10। तो अब इसमें वैल्यू आ गई। अब इस नेक्स्ट टास्क हमको क्या करना था कि इसकी वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, system.out.println। अब इसके अंदर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, मतलब उसका वेरिएबल का नेम लिख दूंगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, सिस्टम। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पे वैल्यू आ चुकी है 10। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक और चीज और है कि आपको हमेशा इनिशियली वैल्यू को असाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको भी पता नहीं कि इसमें क्या वैल्यू असाइन करनी है, तो आप इसको सिंपल num2 क्रिएट करके रख सकते हो। और उसके बाद यहां पे देखो, अगर आपने ये इनिशियली ऐसे क्रिएट करा तो इसने ऑटोमेटिकली 0 ले लिया है। ठीक है, और जब आपको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आपकी इसको वैल्यू असाइन करनी है तब आप इसको वैल्यू असाइन कर दो, सिंपल num2 इक्वल्स 10, और ये इसकी वैल्यू असाइन हो गई है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ग्रेट। सो अभी हमने सीख लिया कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यूज असाइन करते हैं। हमने दोनों चीज देख ली कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही उसको वैल्यू असाइन करना और उसको बाद में असाइन करना। सो एक छोटी सी टास्क आपके लिए, अभी हमने जो सीखा जस्ट कि हम वेरिएबल की वैल्यू को कैसे थोड़ी देर बाद असाइन करते हैं, तो आपको क्या करना है, वापस एक इंट टाइप का num2 वेरिएबल बनाना है, बट इस बार आपको उसकी वैल्यू असाइन नहीं करनी है, उसकी वैल्यू आपको बाद में असाइन करनी है और उसको आपको प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमने अभी करा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।